इलेक्ट्रोलिसिस। इस सेक्शन में हम इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो इलेक्ट्रोलिसिस इज प्रोसेस ऑफ ब्रेकिंग समथिंग बाय यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। तो हमारे पास एक केमिकल होता है जिसमें हम इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं और वो केमिकल ब्रेक करके कुछ प्रोडक्ट बना देता है। फॉर एग्जाम्पल, हमने बचपन में पढ़ा इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ वाटर। तो हम एक सोल्यूशन लेते हैं, मेनली वाटर में हल्का सा H2SO4 डाल करके, और दो इलेक्ट्रोड लगा लेते हैं। एक इलेक्ट्रोड को पॉजिटिव साइड ऑफ द बैटरी से कनेक्ट कर देते हैं, दूसरे को नेगेटिव साइड ऑफ बैटरी से कनेक्ट कर लेते हैं। तो हम क्या पाते हैं कि जो नेगेटिव वाला इलेक्ट्रोड है, इस इलेक्ट्रोड पे मुझको हाइड्रोजन मिल जाती है, इस इलेक्ट्रोड पे ऑक्सीजन मिल जाती है। यहाँ पर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन। ये रिएक्शन हो रहा है, गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन है इसलिए रिडक्शन है, और इसको हम कैथोड कहते हैं। हमेशा रिडक्शन वाले इलेक्ट्रोड को ही कैथोड कहते हैं। ऑपोजिट साइड पर दो वाटर के मॉलिक्यूल ब्रेक करके 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं। यहाँ पर लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन हो रहा है इसलिए ऑक्सीडेशन है, और इसको मैं एनोड कहता हूँ। तो इस टॉपिक में हम दो चीज पढ़ेंगे। पहली बात तो अगर मैं करंट पास करूं तो कितनी हाइड्रोजन, कितनी ऑक्सीजन, या किसी और केमिकल रिएक्शन में कोई मेटल बन रहा है, सोडियम रिलीज हो रहा हो, कॉपर रिलीज हो रहा हो, तो कितना सोडियम कितना कॉपर रिलीज होगा। ये जो कितना क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट फॉर्म हुआ इलेक्ट्रोलिसिस में, उसके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरी बार में पढ़ेंगे, सपोज करो मेरे पास ये प्योर वाटर ना हो करके वाटर में NaCl का सोल्यूशन होता, तो वहां पर H प्लस आयन भी होते, Na प्लस आयन भी होते, वाटर भी होता, Cl माइनस आयन भी होता। तो जब इस तरीके के कम्पिटिटिव प्रोडक्ट हो तो उसमें से क्या प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा, इसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले क्वांटिटेटिव एस्पेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस पढ़ते हैं। कितना चार्ज फ्लो करने से किसी इलेक्ट्रोड पे कितना मटेरियल प्रोड्यूस हो रहा है, इसकी स्टडी सबसे पहले माइकल फैराडे ने की, और माइकल फैराडे ने फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस दिए। ये दो लॉ हैं। पहला लॉ कहता है कि द अमाउंट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज प्रोपोर्शनल टू चार्ज पास्ड थ्रू इलेक्ट्रोलाइट। यानी कि सपोज करो मेरे पास कोई भी केमिकल रिएक्शन हो रहा है, तो उस केमिकल रिएक्शन से जो भी प्रोडक्ट प्रोड्यूस होंगे उनका मास m इज प्रोपोर्शनल टू q। यहां पर जो q चार्ज है इसको मैं I इंटू टी भी कह सकता हूं। I इज करंट एंड T इज टाइम, तो करंट इंटू टाइम इज चार्ज। तो m इज प्रोपोर्शनल टू q, या m इज इक्वल टू ZQ या ZIT, where Z is equal to equivalent weight upon Faraday। इक्विवेलेंट वेट हमको पता ही है कि सपोज करो Na प्लस के लिए इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास बाई 1, 23/1 हो जाएगा। सपोज करो मैं अगर Cu2 प्लस देखूं तो इसके लिए इक्विवेलेंट वेट है मोलर मास बाई चार्ज, यानी कि मोलर मास बाई 2, इसकी वैल्यू हो जाएगी 64/2, 32 हो जाएगी। तो ये तो इक्विवेलेंट वेट है। और फैराडे मैंने तुमको पहले ही बताया था, दिस इज चार्ज ऑन 1 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन विच इज 96500। ये फर्स्ट लॉ हो गया। तो सपोज करो किसी प्रॉब्लम में, जैसे मैं पीछे वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस कर रहा था, तो किसी ने मुझसे पूछा फाइंड amount of hydrogen produced when 1 ampere of current flows for 1 hour। तो यहां पर मेरे लिए m इज इक्वल टू ZIT हो गया। हाइड्रोजन गैस प्रोड्यूस हो रही है, तो
तो हाइड्रोजन के लिए H प्लस रादर 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स H2 हो रहा है। तो 2 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस करने के लिए, हाइड्रोजन का मोलर मास 2 है, मुझे 2 मोल ऑफ इलेक्ट्रॉन चाहिए। तो इसका इक्विवेलेंट वेट हो गया 2/2 यानी कि 1, और फैराडे एफ की वैल्यू तो 96500 होती ही है। तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी 1/96500। ये Z हो गया, इंटू I की वैल्यू 1 है, इंटू 3600 सेकेंड, ये टाइम हो गया। तो मास ऑफ हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो जाएगी 0.037 ग्राम। अब मेरे पास अगर ग्राम में हाइड्रोजन आ गई तो मैं इसको मोल में कन्वर्ट कर सकता हूँ, मोल से वॉल्यूम एट एसटीपी या किसी भी और फॉर्म में कैलकुलेट कर सकता हूँ। आइए अभी फैराडे के फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस को एक एग्जांपल से देखते हैं। ये एग्जांपल है, सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट इज इलेक्ट्रोलाइज्ड फॉर 10 मिनट विद अ करंट ऑफ 1.5 एम्पियर। व्हाट इज द मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड एट द कैथोड। तो जैसा हमने पिछले प्रॉब्लम में किया, फिर से ये प्रॉब्लम जो है फैराडेज फर्स्ट लॉ का है, बिकॉज यहाँ पर मुझे करंट 1.5 एम्पियर और टाइम दे दिया गया, यानी कितना चार्ज फ्लो किया ये बता दिया गया है, और मुझे मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड निकालना है। तो मैं फैराडेज फर्स्ट लॉ M इज इक्वल टू ZIT यहाँ पर लगाऊंगा। तो I की वैल्यू 1.5 एम्पियर और T की वैल्यू 10 मिनट है, लेकिन चूंकि एम्पियर चार्ज पर यूनिट सेकेंड में मेजर किया जाता है, इसलिए मैं इस 10 मिनट को 10 इंटू 60 करके 600 सेकेंड कर दूंगा। तो IT की वैल्यू हो गई 1.5 इंटू 600 900 कूलम। Z जो है मैंने बताया कि फर्स्ट लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस में Z इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट अपॉन फैराडे। तो कॉपर का इक्विवेलेंट वेट निकालने के लिए हम रिएक्शन देखते हैं। यहां पर कॉपर सल्फेट है, यानी कि Cu2+ है, जिसे कॉपर मेटल बनना है, यानी कि ये 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के Cu देगा। तो कॉपर का जो एटॉमिक मास है वो 63 ग्राम्स पर मोल होता है, और चूंकि ये 2 इलेक्ट्रॉन ले रहा है इसलिए इसका n फैक्टर 2 हो जाएगा। तो जो इक्विवेलेंट वेट होगा, जो कि एटॉमिक मास या मोलर मास बाई n फैक्टर होता है, उसकी वैल्यू 63/2 31.5 हो जाएगी। तो मास ऑफ कॉपर डिपॉजिटेड विल बी इक्वल टू 31.5 अपॉन 96500, ये फैराडे की वैल्यू हो गई, इंटू 1.5 इंटू 600, IT करंट हो गया। तो सॉल्व करेंगे तो ये दोनों टर्म कैंसिल हो गए, और इस चीज़ की वैल्यू सॉल्व करने पे आ जाएगी, दिस इज 0.29 ग्राम्स। तो इसका मतलब इस रिएक्शन के थ्रू हम 0.29 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस कर लेंगे। जो फैराडे का फर्स्ट लॉ था वो ये बताता था कि अगर मुझे कितना करंट कितने टाइम के लिए फ्लो किया है ये पता हो, यानी कि चार्ज फ्लोइंग पता हो, तो मैं मास ऑफ सब्सटेंस प्रोड्यूस्ड निकाल सकता हूँ। जो फैराडे का सेकंड लॉ है वो ये बताता है कि अगर सीरीज में 2 या 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रोलिटिक सेल्स लगे हैं तो उन सेल्स में कितना कितना मास प्रोड्यूस होगा ये बताता है। कट है। अब फैराडे का सेकेंड लॉ ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस देखें तो इट सेज द अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड बाय सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब क्या हुआ, सपोज करो मेरे पास 2 इलेक्ट्रोलिटिक सेल थे जो कि सीरीज में लगे हुए थे। इसका मतलब जितना चार्ज पहले वाले से फ्लो करेगा उतना ही चार्ज दूसरे वाले से फ्लो करेगा। इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वाटर रखा था
विद H प्लस आयन ताकि हाइड्रोजन प्रोड्यूस हो, और इस इलेक्ट्रोलिटिक सेल में कॉपर सल्फेट रखा था। तो अगर पिछले वाले एग्जाम्पल की तरह से मुझे पता चले कि हाइड्रोजन जो प्रोड्यूस हुई वो 0.037 ग्राम प्रोड्यूस हुई, तो कितना कॉपर प्रोड्यूस हुआ ये मुझे बताना हो, तो इस चीज को यूज करने के लिए मैं फैराडे का सेकंड लॉ यूज करूंगा। तो फैराडे का सेकंड लॉ कहता है कि अमाउंट ऑफ डिफरेंट सब्सटेंसेस लिबरेटेड, यानी कि जो मास ऑफ हाइड्रोजन है या मास ऑफ कॉपर लिबरेटेड है बाई सेम क्वांटिटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यहाँ पर जैसे दोनों सेल में सेम इलेक्ट्रिसिटी जा रही है, इज प्रोपोर्शनल टू देयर इक्विवेलेंट वेट। इसका मतलब मास ऑफ कॉपर बाई मास ऑफ हाइड्रोजन इज इक्वल टू इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर बाई इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन। अभी मैंने पीछे बताया कि इक्विवेलेंट वेट ऑफ कॉपर 64/2 32 हो जाएगा और इक्विवेलेंट वेट ऑफ हाइड्रोजन 1 हो जाएगा। तो इसका मतलब मास ऑफ कॉपर प्रोड्यूस्ड विल बी इक्वल टू मास ऑफ हाइड्रोजन, जो कि है 0.037, ये मास ऑफ हाइड्रोजन इधर चली गई, इनटू 32/1, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.18 ग्राम। तो जितने टाइम में, 1 घंटे में पीछे 1 सेकेंड में मेरे पास 0.037 ग्राम हाइड्रोजन प्रोड्यूस हुई थी, उतनी ही देर में 1.18 ग्राम कॉपर प्रोड्यूस हो गया। अब हम लोग प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस के बारे में पढ़ेंगे। तो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस का मतलब है कि मेरे पास एक इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, इसके थ्रू मैंने करंट पास किया तो क्या प्रोडक्ट बने। तो ये प्रॉब्लम बहुत सिंपल हो सकती है। जैसे यहाँ पे क्वेश्चन है, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ मोल्टेन NaCl विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। तो ये इतनी सिंपल प्रॉब्लम है कि शायद किसी एग्जाम में पूछी ना जाए, पर फिर भी मैं यहाँ से बेसिक से शुरू करना चाह रहा हूँ। तो ओवरऑल इलेक्ट्रोलिसिस में 2 इलेक्ट्रोड हैं, एक तरफ है कैथोड जहाँ पर रिडक्शन होगा, दूसरी तरफ है एनोड। तो कैथोड पर यहाँ पर रिडक्शन करने के लिए सिर्फ एक ही स्पीशीज है Na+, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के Na दे सकता है। एनोड पर रिडक्शन करने के लिए एक ही स्पीशीज है Cl-, इसके 2 आयंस क्लोरीन गैस दे करके 2 इलेक्ट्रॉन दे देंगे। तो चूंकि एक ही स्पीशीज है कैथोड पे, एक ही स्पीशीज है एनोड पे, तो जो मेरा प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस होगा वो सोडियम और क्लोरीन हो जाएगा। यहाँ पर कोई दिक्कत ही नहीं है। आगे देखते हैं किस तरीके की दिक्कत आती है। इस प्रॉब्लम में क्या हुआ, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ CuSO4 विद प्लैटिनम इलेक्ट्रोड। अब मेरे पास कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। फिर से मैं अपने कैथोड और एनोड को अलग कर लूं, तो कैथोड पे एक तो Cu2+, कॉपर सल्फेट है तो क्यूपरिक आयन होंगे, ये इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर मेटल बना सकता था। लेकिन ये सॉल्यूशन एक्वस है, यानी कि यहाँ पर 2H+ भी इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन दे सकता है। ऐसे ही एनोड पे जो मेरा एनायन है वो सल्फेट है, सल्फेट ऑक्सीडाइज होता है तो 2SO4 H2O8 देते हैं और 2 इलेक्ट्रॉन देते हैं। इसके अलावा वाटर तो है ही, तो 2H2O gives 4H+ plus O2 plus 4 इलेक्ट्रॉन। ये रिएक्शन भी हो सकता है। तो एक्वस कॉपर सल्फेट में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रोड्यूस हो सकती है क्योंकि वाटर है, और कॉपर और परऑक्सो सल्फेट प्रोड्यूस हो सकता है बिकॉज क्यूपरिक आयन और सल्फेट आयन है। अब कैथोड और एनोड पे कंपटीशन चलने लगा। तो पहले कैथोड को देखते हैं, फिर एनोड को देखते हैं। तो कैथोड पर क्यूपरिक आयन है और H+ आयन है। अगर मैं दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल देखूं तो
E0 Cu2 प्लस स्लैश Cu, रिडक्शन पोटेंशियल इसकी वैल्यू 0.34 है। ये फिर से मैं बता दूं कि ये रिडक्शन पोटेंशियल है, और E0 ऑफ H प्लस गिविंग हाइड्रोजन इसकी वैल्यू 0.0 है। तो यहां पर जिस चीज का रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा होगा, तो इस तरह से मेरा प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस निकालने के लिए एक रूल बन गया, जो मैंने अभी पीछे लिखा था कि product with higher reduction potential is preferred at cathode and product with lower reduction potential is preferred at anode. ये रूल ज्यादातर केसेस में फॉलो होता है, पर कई बार ये रूल फॉलो नहीं भी होता है। इस चीज को देखने के लिए मेरे पास दो ऐसे केसेस हैं जहां पे रूल फॉलो नहीं होता। पहला केस ये ले रहा हूं, एक एग्जांपल देखो, फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ एन एक्वस सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड विद प्लेटिनम एलिक। तो यहां पर अगर मैं देखूं तो मेरे पास कैथोड पे दो कैटायन है। कैथोड पे देखूंगा तो एक तो चूंकि एक्वस है इसलिए 2H प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स हाइड्रोजन हो जाएगा। दूसरा 2Na प्लस प्लस 2 इलेक्ट्रॉन गिव्स 2Na हो जाएगा। यहाँ तो मुझे कुछ सोचना ही नहीं है, सोडियम बहुत ज़्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है तो इसका रिडक्शन पोटेंशियल बहुत नेगेटिव होगा, हाइड्रोजन का जीरो होता है तो यहाँ पर जीरो वाला हाइड्रोजन बन जाएगा। अगर मैं एनोड वाली साइड देखूं तो एनोड पे एक तो जो मेरा पुराना रिएक्शन था वाटर वाला, 2H2O gives 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। इसकी E0 वैल्यू 1.23 वोल्ट, E0 रिडक्शन वैल्यू मैंने 1.23 वोल्ट दे रखी थी। ये तो एक रिएक्शन हो ही रहा था। दूसरा रिएक्शन जो यहाँ पर हो सकता है वो हो सकता है 2 क्लोराइड gives Cl2 प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स। इसकी E0 वैल्यू 1.35 वोल्ट है। तो ढंग से जो भी तक मैंने रूल बताया था अगर उसके हिसाब से होता तो यहाँ पर जो मेरा कैथोड होता वहां पर हाइड्रोजन बनता, और जो एनोड होता वहां पर ऑक्सीजन बनना चाहिए था, बिकॉज इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है। एंड मैंने बताया था कि एनोड पे प्रोडक्ट विद लोअर रिडक्शन पोटेंशियल इज प्रेफर्ड, लेकिन यहाँ पर 1.35 वोल्ट ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल होने के बावजूद भी क्लोरीन बन जाती है बिकॉज ऑफ अ फैक्टर कॉल्ड ओवर पोटेंशियल। ओवर पोटेंशियल का मतलब ये है कि ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में वैसे तो जो थर्मोडायनेमिक लिमिट है वो 1.23 वोल्ट की है, लेकिन रियल लाइफ में ऑक्सीजन प्रोड्यूस करने में कुछ काइनेटिक बैरियर होता है, कुछ और दिक्कतें आती हैं। इसलिए ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करने के लिए जो वोल्टेज चाहिए होता है वो 1.23 से ज़्यादा चाहिए होता है, और रादर इतना ज़्यादा चाहिए होता है कि जो क्लोरीन है वो पहले प्रोड्यूस हो जाती है और ऑक्सीजन नहीं प्रोड्यूस होती है। तो यहाँ पर पहला एक्सेप्शन निकल करके आया, फर्स्ट एक्सेप्शन between chlorine and oxygen, chlorine is preferred product। ऐसा होना नहीं चाहिए था लेकिन ये होता है, एक एक्सेप्शनल केस आ गया। दूसरा एक एग्जांपल लेता हूं, ये है फाइंड प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ डाइल्यूट एक्वस सॉल्यूशन ऑफ H2SO4। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। यहाँ पर अगर मैं कैथोड साइड पे देखूं तो चाहे एक्वस सॉल्यूशन हो चाहे H2SO4 हो, दोनों की ही तरफ से H प्लस आयंस आ रहे हैं जो कि इलेक्ट्रॉन लेकर के हाइड्रोजन दे देंगे, तो यहाँ पर तो हाइड्रोजन ही बनेगा। एनोड वाली साइड पर सल्फेट आयन परऑक्सो सल्फेट दे सकता था,
और 2 इलेक्ट्रॉन दे सकता था। इसका ई नॉट वैल्यू 1.98 है, पहले बता चुका हूँ। या वाटर के मॉलिक्यूल 4H प्लस प्लस O2 प्लस 4 इलेक्ट्रॉन दे देते, इसका ई नॉट वैल्यू 1.23 है। यहाँ पर इसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसलिए ऑक्सीजन बनता है। तो डाइल्यूट H2SO4 की इलेक्ट्रोलिसिस में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनता है। हमने जब वाटर की इलेक्ट्रोलिसिस की उसमें भी H2SO4 का ही डाला था, तो वहाँ पर हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनना भी चाहिए था, हाइड्रोजन ऑक्सीजन बनता भी है। तो यहाँ पर कोई एक्सेप्शन नहीं है। लेकिन जब हम इलेक्ट्रोलिसिस ऑफ कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन देखते हैं, तो यहाँ पर कैथोड पे तो सिर्फ हाइड्रोजन ही बन सकता है और हाइड्रोजन ही बनता है। लेकिन एनोड पे 2 रिएक्शन थे, एक तो सल्फेट S2O8 2- प्लस 2 इलेक्ट्रॉन देता, जिसका ई नॉट वैल्यू 1.98 है, और दूसरा वाटर 4H प्लस प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 इलेक्ट्रॉन देता, जिसकी ई नॉट वैल्यू 1.23 है। तो अगर मैं खाली ई नॉट वैल्यूज के हिसाब से देखूं तो मेरे को यहाँ पर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलने चाहिए थे। लेकिन ई नॉट वैल्यू तो स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, जबकि हमको मालूम है कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कंसंट्रेशन के साथ भी वेरी करते हैं। तो कंसंट्रेटेड एक्वस सल्फ्यूरिक एसिड सॉल्यूशन में क्या होता है कि कंसंट्रेशन ऑफ सल्फेट आयन बहुत ज़्यादा हो जाता है और कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इस पहले रिएक्शन में जो रिएक्टेंट है उसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया, और इस दूसरे रिएक्शन में जो प्रोडक्ट है उसका कंसंट्रेशन बहुत बढ़ गया। तो यानी कि यहाँ पर जो ई नॉट वैल्यू है वो 1.98 से कम हो जाएगी। अगर मैं इसको 1 लिखूं और इसको 2 लिखूं, तो E1 की वैल्यू लेस देन 1.98 हो जाएगी, बिकॉज जो रिएक्टेंट है उनका कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। तो मेरा जो Q में चेंज होगा उसकी वजह से जो सेल पोटेंशियल है, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, उसकी वैल्यू 1.98 से कम होने लगेगी, और जो मेरा दूसरा वाला इलेक्ट्रोड है E2, उसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है वो 1.23 से ज़्यादा होने लगेगा, क्योंकि यहाँ पर प्रोडक्ट वाले साइड में H प्लस आयन का कंसंट्रेशन बढ़ रहा है। बढ़ते बढ़ते अगर मैं हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन ले लूँ तो वहाँ पर E1 लेस देन E2 हो जाएगा। हालांकि E01 ग्रेटर देन E02 है, लेकिन फिर भी E1 लेस देन E2 हो जाएगा। इसलिए मेरे पास S2O8 2- बनने लगेंगे। इसका मतलब अगर मैं कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन की इलेक्ट्रोलिसिस कराता हूँ तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट ऑफ इलेक्ट्रोलिसिस है वो हाइड्रोजन और पर ऑक्सो सल्फेट आयन है। तो इस तरीके से ये मेरे 2 एक्सेप्शन हो गए। मैं फिर से समराइज करूँ तो ये है कि नॉर्मली कैथोड पे वो वाला प्रोडक्ट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज़्यादा हो, एनोड पे वो वाला प्रोडक्ट होगा जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम हो। इस रूल के 2 एक्सेप्शन हो गए। एक तो जब भी एनोड में ऑक्सीजन और क्लोरीन के बीच में कंपटीशन होगा तो वहाँ पर क्लोरीन प्रोड्यूस होगी, और दूसरी बात ये हो गई कि जब बहुत ही हाईली कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड सोल्यूशन होता है तो उसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बनने के बजाय हाइड्रोजन और परऑक्सो सल्फेट आयन बन जाता है।